तो हम लोग क्लास 10th के मैथ्स VVI का पार्ट 3 हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 31वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि कुछ नए क्वेश्चंस को भी जानेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी जानेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। चलिए हम लोग अब आगे पार्ट 3 वीडियो की ओर कूच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी निम्नलिखित में क्या होगी। बिंदु P, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या है। मूल बिंदु से दूरी पूछा गया। मूल बिंदु से दूरी पूछा गया। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0 0। अब कोई भी बिंदु होगा अगर उसका मूल बिंदु से दूरी होगा तो बस आपको क्या करना है, √x² + y²। ठीक है। अगर कोई बिंदु है 2 3, 4 और इसका हमसे मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, बस क्या करेंगे, इक्वल टू 3 का वर्ग + 4 का वर्ग, 9 + 16 25, 25 का 5। अगर 12 और 5 का मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है तो 12 का वर्ग + 5 का वर्ग, 12 का वर्ग 144 + 25 169, 169 का वर्ग 13। इस तरह से जो है मूल बिंदु से संबंधित प्रश्न बनते हैं। अगर मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी √x² + y², मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी √3² + 4² यानी 5, मूल बिंदु से बिंदु 12 5 की दूरी √12² + 5 का स्क्वायर 169 13। इस तरह से संबंधित प्रश्न आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। खींची जा सकती है। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लेते ये हमारा वृत्त है, इसका बाहरी बिंदु कोई P है, उसे कितना स्पर्श रेखा खींचेंगे। यहाँ पर टच कर रहा, यहाँ पर टच कर रहा, तो किसी बिंदु के यानी PR एक स्पर्श रेखा और PT भी एक स्पर्श। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो 2। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, 2। कितनी खींची जाएंगी, 2। अब आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानना है। कौन सी संख्या के बारे में जानना है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वो ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, वो ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वो ऐसी संख्या जिसके
केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 1 और स्वयं से, या ऐसे उसको इस तरह से भी आप कह सकते हैं। वैसी संख्या जो 1 या स्वयं से, 1 के अलावा स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 1 के अलावा स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर 2 जो 1, तो हम इस तरह से आपको समझाना चाहते हैं कि अभाज्य संख्या में 1 से बड़ी प्राकृत संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से बड़ा है तो 2 होगा, 1 और 2 से कट रहा है, इसके अलावा किसी और संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यह अभाज्य संख्या होगा 2। 3, 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं। 5, 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं। 7, 1 और 7 के अलावा किसी से नहीं। 11, 1 और 11 के अलावा किसी से नहीं। 13, 1 और 13 के अलावा किसी से नहीं। 19, 1 और 19 के अलावा किसी से नहीं। 23, 1 और 23 के अलावा किसी से नहीं। 29, 1 और 29 के अलावा किसी से नहीं। इस तरह से संख्याएं बढ़ती जाएगी। ठीक है। जब आप लोग एलसीएम निकालते हैं तो लगाते हैं ना, 2 से लगाते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 19 से, फिर 23 से। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है ना। एक रोचक बात आपको और बता देते हैं। अगर अभाज्य संख्या का रूट कर दोगे, अभाज्य संख्या का रूट, अभाज्य संख्या का वर्ग अगर कर दोगे, वर्गमूल, रूट चढ़ा दोगे, तो यह कैसी संख्या कहलाएगा? यह संख्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या समझाना चाह रहे हैं आपको? जैसे 2, अब रूट के अंदर 2, रूट 2 अपरिमेय संख्या, रूट 3 अपरिमेय संख्या, रूट 5 अपरिमेय संख्या, रूट 7 अपरिमेय संख्या, रूट 11 अपरिमेय संख्या, रूट 13 अपरिमेय संख्या, रूट 19 अपरिमेय संख्या, रूट 23 अपरिमेय संख्या, रूट 29 अपरिमेय संख्या। इस तरह से जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? आप ही लोग बताना। 33 नंबर सवाल है। ऑप्शन नंबर ए दिया 8। क्या 8 होगा? नहीं होगा। 1 और स्वयं के अलावा 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 9, क्या 9 अभाज्य संख्या है? 1, 9 के अलावा 3 से भी कट रहा है, तो यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। 11 और ऑप्शन नंबर डी है 15। ऑप्शन नंबर डी कितना है? 15। तो 8 अभाज्य नहीं है, 9 अभाज्य नहीं है, 15 भी अभाज्य नहीं, सिर्फ 11 जो है अभाज्य है। यानी कि कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या पहचान लिए। इस तरह से सवाल भी पूछा जाता है। अब जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगर बहुपद की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? बहुपद। अगर घात 1 हो, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। कैसा बहुपद कहते हैं? त्रिघात बहुपद।
इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका है एक्स प्लस बी घात 1 घात 2 और घात 3। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद, दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद, तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद। ठीक है, और बिना घात वाला बहुपद को कोई नाम ही नहीं दिया जाएगा। अगर घात नहीं है, अगर बिना घात का अगर कोई बहुपद है, शून्य घात वाला बहुपद, तो शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक है, शून्य घात का बहुपद शून्य बहुपद, एक घात का बहुपद रैखिक बहुपद, दो घात का बहुपद द्विघात बहुपद, तीन घात का बहुपद त्रिघात बहुपद। ठीक है, एक घात रैखिक बहुपद का सामान्य रूप एक्स प्लस बी, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक द्विघात समीकरण दिया, क्या दिया है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एक द्विघात समीकरण दिया गया, क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण क्या है, पी एक्स स्क्वायर। क्या दिया गया है, एक द्विघात समीकरण है जो है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी बराबर 0। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग निम्नलिखित में से कौन होगा। मान लेते हैं कि इसका मूल अल्फा और बीटा, क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या हो जाएंगे, इसके मूलों का योग। अब मूलों का जो योग होता है माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब समझिए एक्स का गुणांक कितना, क्यू, उस पर माइनस लगा दो, एक्स का गुणांक कितना, पी, तो ऐसे ही रहेगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाई पी। ठीक है, माइनस क्यू बाई पी। फिर अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है त्रिकोणमितीय मान सारणी से। किससे पूछा गया है, त्रिकोणमितीय मान सारणी से। आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में मान सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस भी किए थे कि साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान, कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 90 का मान, इस तरह से हम लोग पूरा डिस्कस किए। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको पता ही है कि tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप रिवाइज करके आइए, त्रिकोणमितीय मान सारणी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होगा, जब उसके त्रिज्या, अगर अगला क्वेश्चन है कि बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा जब बेलन की त्रिज्या क्या हो, r और ऊंचाई h, तो क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h, तो पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब आप ही बताइए कि शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन, इस तरह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो चर्चा करना लाजमी है। शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन तो आप बता दिए पाई r स्क्वायर h। अगर आपसे पूछा जाए कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, जब शंकु के त्रिज्या r और ऊंचाई h। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि गोला का आयतन क्या होगा, गोला का आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन, आयतन
और घनाभ का आयतन, घन का आयतन और घनाभ का आयतन। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन की भुजा है तो भुजा का क्यूब। घनाभ का आयतन क्या होगा, अब भुजा लंबाई और चौड़ाई घन और ऊंचाई घन में बराबर होता है, जबकि घनाभ में सब अलग हो जाता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बात करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन आयतन की चर्चा कर लिए थे। बेलन का आयतन πr², शंकु का आयतन 1/3 πr², गोला का आयतन 4/3 πr³, घन का आयतन भुजा क्यू, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि पाई क्या है, पाई परिमेय है या अपरिमेय, बताओ। पाई परिमेय है या अपरिमेय, तो आपका जवाब होगा कि सर जी पाई और जो है अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए इसी में कि बताओ कि π/2 कैसी संख्या, अगर पाई अपरिमेय संख्या है तो π/2 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, π/2 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब चलिए, अगर घात शून्य है तो शून्य बहुपद, घात 1 है तो द्विघात बहुपद, घात 2 है तो द्विघात बहुपद, घात 3 है तो त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद अगर होता है तो शून्य की संख्या 1, द्विघात बहुपद होता है तो शून्य की संख्या 2, त्रिघात बहुपद है तो शून्य की संख्या 3। इसी से संबंधित प्रश्न किए गए हैं। ठीक है, कहा गया है कि द्विघात बहुपद के, क्या कहा गया है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1। कितना हो जाएगा, 1। और रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1 से लगातार 3 प्राकृत संख्या का माध्य निम्नलिखित में से कौन होगा। 1 से लगातार 3 प्राकृत संख्या, 1 से लगातार 3 संख्या, 1 2 3 लगातार में है 1 से प्राकृत संख्या, और इसका पूछा गया है हमसे माध्य। तो माध्य क्या होता है, संख्याओं का जोड़ बटा संख्याओं की संख्या। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बटा क्या को संख्या, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2/1 माने कि 2। ठीक है, 1 से लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे पूछा गया है कि कौन संख्या अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन संख्या अपरिमेय है। इसमें कौन पूछा गया कि अपरिमेय है, कौन संख्या जो नीचे दिया गया है उसमें से कौन संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय होने के लिए ऑप्शन नंबर ए है √81 √81/71। क्या यह अपरिमेय है या परिमेय है। ठीक है, आपके लिए पूछा गया √81/71 ऑप्शन नंबर बी 49/81 का ओवर रूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 36/25 का ओवर रूट, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन अपरिमेय संख्या। 49 रूट तोड़ने पर 49, वर्गमूल 7,
रूट तोड़ने पर 81 वर्गमूल 9, रूट तोड़ने पर 36 वर्गमूल 6 5, ये तो नहीं होगा, अपरिमेय है। रूट तोड़ने पर 81 का 9 71 का, तो रूट टूटेगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि यदि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो तो मूलों का योग निम्नलिखित में से क्या होगा। निम्नलिखित में से क्या होगा, मूलों का योग निम्नलिखित में से क्या होगा। मूलों का योग निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, तो मूलों का योग निम्नलिखित में से क्या होगा। मूलों का योग किसका पूछा गया है, मूलों का योग। देखिए इसका मूल अगर कुछ होगा, मान लेते हैं अल्फा और बीटा, तो मूल का जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, x का गुणांक माइनस में x का गुणांक बटा x² का गुणांक, 4 से 4 खत्म, -1। ठीक है, मूलों का योग कितना आ जाएगा, -1। अब क्वेश्चन दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इस अनुपात में है। समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा गया है। किसका अनुपात हमसे पूछा गया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमको दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा है। देखिए दो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज है जिनकी भुजाएं का अनुपात दिया गया है, भुजा का अनुपात 3:5। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो क्षेत्रफल का अनुपात 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 9:25 में इनका क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्षेत्रफल किस में आ जाएगा, 9:25 में रहेगा। ठीक, यदि किसी अर्धगोलाकार पात्र जिसकी त्रिज्या k सेंटीमीटर है उसका आयतन पूछा गया। अर्धगोला का त्रिज्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ये था 43, क्वेश्चन नंबर अब आएंगे 44 पर, ये था 42। किसी अर्धगोलाकार पात्र है, ठीक है, अर्धगोलाकार पात्र, अर्धगोलाकार पात्र है जिसकी त्रिज्या हमारे हिसाब से दी गई है r। ठीक है, ये भी त्रिज्या r ही है। इसका आयतन हमसे पूछा गया, अर्धगोला का आयतन। देखिए गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक है, इसमें से इसका अगर हम हाफ कर दे किसका मिल जाएगा, अर्धगोला का आयतन। ठीक है, क्यू 2/3 πr³ किसका आयतन आ जाएगा, अर्धगोला का आयतन। ठीक, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर है, 1/√3 के बराबर। निम्नलिखित में से किसका मान, देखिए अगर हम बोल रहे हैं तो आप लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं सुन करके भी। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर, किसके बराबर, 1/√3 के बराबर। किसका मान जो है 1/√3 के बराबर, आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, sin π/3, sin π/3, पाई माने 180, 180/3, sin 60, sin 60 का मान तो √3/2 होता, तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी है
6 cos पाई बाई 3, 6 cos पाई बाई 3, 6 इंटू कॉस 180/3 इज इक्वल टू कॉस 60। कॉस 60 का मान 1/2, ये आ गया 3। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, इसमें दिया गया है tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6, tan 180/6, tan 30 डिग्री, इसका मान आ जाएगा 1/√3 के बाद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा 45, 44, 45 जो भी होगा देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 0/2, ऊपर 0 नीचे 2, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक पूछा गया। क्या पूछा गया है? मूल बिंदु का निर्देशांक। तो आप जानते हैं कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। एक है पूछा गया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का वैल्यू, दोनों तरफ से 9 निकाल लो, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1, यानी कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क दे देते हैं। क्या है होमवर्क? होमवर्क में क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप, एक अर्धवृत्त का परिमाप, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, इसको आप लोग घर से बना के लाइएगा। इसके बाद की बात जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।